सीटेट के एग्जाम में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिससे कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो है एनसीएफ 2005। तो चलिए एनसीएफ 2005 के बारे में जो मेन इसके पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है एनसीएफ 2005 का, ये पूरे 5 चैप्टर में बना हुआ है और काफ़ी लेंदी दस्तावेज है। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, लेकिन हम इसको डिटेल्स में नहीं समझेंगे। इसको पूरा डिटेल्स में समझने के बाद जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स निकल करके आए हैं, तो उसको टू दी पॉइंट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है और इसमें क्या मुख्य बातें क्या कही गई हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग टू दी पॉइंट इस पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग सीटेट का एग्जाम होने वाला है, केवीएस का एग्जाम होने वाला है और बहुत सारे जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, इसमें उन सभी में जो आपका एनसीएफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो हमारे स्कूली व्यवस्था है, स्कूली शिक्षण है, स्कूल से एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है पूरे विद्यालय से संबंधित, तो वो जो है वो एनसीएफ पे ही आधारित है। क्योंकि एनसीएफ का जो फुल फॉर्म है आप लोग देख सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। और जैसा कि आप लोग समझते होंगे, नहीं तो मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि जो करिकुलम है, यानी कि जो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो करिकुलम होता है वो पूरा का पूरा जो शिक्षा से संबंधित क्षेत्र होता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो प्राचार्य हो, प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, सबके लिए जो गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी हैं, तो उसको हम करिकुलम कहते हैं। चाहे वो विद्यालय से संबंधित कोई भी एक्टिविटी हो या विद्यालय से बाहर की एक्टिविटी हो, लेकिन आपकी शिक्षा से जुड़ी होंगी, तो उसको करिकुलम कहा जाता है। जो सिलेबस होता है वो आपका, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में, सेकेंड में, थर्ड में, तो उस क्लास के लिए जो निर्धारित होते हैं कि आपको ये विषय पढ़ने हैं, तो वो आपका सिलेबस हो जाता है। और जो टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक, वो तो हम सब जानते हैं कि जिस क्लास में जो बच्चा है, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स का हो, तो उसका एक जो किताब होता है उसमें जितना निर्धारित विषय वस्तु होता है, कंटेंट होता है, वो उसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। तो करिकुलम जो है, जैसा कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, करिकुलम पूरा का पूरा विषय क्षेत्र जो होता है, चाहे वो पूरे स्कूली जो वातावरण है उससे सबसे संबंधित होता है। तो चलिए हम लोग जो एनसीएफ है उसकी जो टू दी पॉइंट मुख्य बिंदुएं हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि एनसीएफ 2005 का मतलब है कि ये 2005 में डॉक्यूमेंट बन के तैयार हुआ है, और इससे पहले भी, इसका मतलब है कि पहले भी जो एनसीएफ है वो बन के आई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला एनसीएफ कब बना, दूसरा कब बना, तीसरा कब बना और चौथा एनसीएफ 2005 का है। तो इसका मतलब है कि जो अभी हमारे देश में जो स्कूली शिक्षण व्यवस्था में जो एनसीएफ चल रही है वो 2005 में बन करके आई है, यानी कि ये 4th एनसीएफ है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सीटेट में ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो एनसीएफ चल रहा है वो कौन सा है, एनसीएफ 5 जो है वो कौन सा है। तो इसको एनसीएफ 4th है ये, यानी कि चौथा डॉक्यूमेंट है एनसीएफ जो कि तैयार होकर के आई है। इसका एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब एनसीएफ तैयार हो रहा था तो उसके एनसीएफ को बनाने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है एनसीईआरटी। तो इसका भी फुल फॉर्म हो सकता है कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता हो संस्था का नाम, तो इसीलिए आप इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में इसके फुल फॉर्म को याद रखिए कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरे देश के विद्यालयी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे संबंधित ये संस्था है, इसीलिए पूछा जा सकता है। इसके बाद जो एनसीएफ जो बनी थी उसके लिए जो मिनिस्ट्री है, भारत का शिक्षा मंत्रालय है, उससे ये इसको दिशा निर्देश प्राप्त हुआ कि आपको बनाना है जो एनसीएफ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने टोटल 21 फोकस ग्रुप का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है। 21 फोकस ग्रुप बने थे और हर एक फोकस ग्रुप एक जो विषय था उस विषय वस्तु को गहराई से जांच करके कि कहाँ पे क्या बच्चों को जरूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ दिक्कत आ रही है और किस चीज़ में बच्चा बहुत ही स्टूडेंट जो है वो अच्छे से इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को सीख पा रहा है, चाहे वो उसका सामाजिक क्षेत्र हो, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या जो भी पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि बालक का जो ऑल एस्पेक्ट था, सभी जो पहलुएं थी, उसको देखते हुए एक विषय वस्तु को कैसे हम निर्धारित करें, क्या क्या चीज़ें हम ला सकते हैं अपने स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में। तो उसके लिए 21 फोकस ग्रुप बने थे और एक एक ग्रुप में जो विषय विशेषज्ञ थे, जिसको कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कह सकते हैं हम लोग, तो उनकी एक टीम थी।
ऐसा नहीं था कि एक फोकस ग्रुप में सिर्फ 1 लोग, 10 लोग, 11 लोग, 21 लोग, इस तरह से लोगों की टीम बनी हुई थी और उन्होंने जमीनी स्तर पे रिसर्च करके और एक एक फोकस ग्रुप को, एक एक पोजीशन पेपर को तैयार किया, उस आधार पत्र को, कि हम इस तरह से अपनी शिक्षा व्यवस्था को गठित करेंगे, और तब जाकर के एनसीएफ जो है वो तैयार हुई थी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आता है कि एनसीएफ जो तैयार हुई तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल जी कर रहे थे, जिन्होंने इससे पहले एक डॉक्यूमेंट बन के आया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। तो इस पे भी उन्होंने, इस कमेटी की भी अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल जी ही कर रहे थे। तो जो इसका एनसीएफ का जो लाने का आधार था, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है, पूछा जा सकता है आपको, कि जब लर्निंग विदाउट बर्डन बन करके आया कि बिना बोझ के शिक्षा, और इसके बाद जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई थी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो उस ज्ञान को जो स्कूल में बच्चा सीखता है, उसको वो रियल, जो उसका वास्तविक जीवन है, रियल वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, उससे वो कनेक्ट कर पाए उस नॉलेज को। तो उन दोनों की लर्निंग विदाउट बर्डन और वास्तविक जीवन से जोड़ सके अपने ज्ञान को। सिर्फ ऐसा नहीं कि रट ले रहा है, सीख रहा है, एग्जाम में लिख करके बच्चा पास हो रहा है, लेकिन अगर उसको हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं तो उसी ज्ञान को वो अप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने वास्तविक दुनिया से जुड़ सके, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके। तो ऐसी शिक्षा की नीति बनाई जाए। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए, ये जो मेन पॉइंट था, इसी से कनेक्ट करते हुए जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसको बनाया गया। इसके बाद जो एनसीएफ के जो अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप लोगों से सीटेट में पूछा जा सकता है कि ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है। इतना आप लोग ये जो मेन पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, याद करिए और अच्छे से समझिए, ताकि जितने भी पॉइंट्स एनसीएफ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका पेडागोजी का पार्ट हो, चाहे आपका सीडीपी का पार्ट हो, चाहे इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका लैंग्वेज का हो, उन सभी में एनसीएफ, क्योंकि एनसीएफ की बेस है आपके स्कूल एजुकेशन का। तो इसके बाद है कि किस फिलॉसफी पे, यानी कि किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से ये रिलेटेड है, किससे लिया गया है, क्योंकि जो दर्शन है, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे हम जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, बहुत सारे उसके स्कूल ऑफ फिलॉसफी होते हैं। तो ये जो हमारा जो एनसीएफ है वो किस फिलॉसफी से लिया गया है, तो इसको आप लोग इस शब्द को याद रखिए कि रचनावाद, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावादी दर्शन जो है वो क्या कहता है, रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या। एनसीएफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि रचनावादी उपागम। इसको आप लोग, जैसे कि संज्ञानवादी शब्द आता है, कॉग्निटिव शब्द आप लोगों ने सुना होगा, पियाजे, वाइगोत्स्की, उसी तरह से रचनावाद। तो ये दोनों एक ही, आप लोग इसको मान सकते हैं कि रचनावाद और संज्ञानवाद सेम ही, एक ही स्कूल ऑफ फिलॉसफी से आते हैं। तो इसीलिए रचनावादी उपागम जो है वो क्या कहता है कि बच्चों के अंदर, पहले हम लोग क्या बचपन में सीखते थे, समझते थे कि बच्चा जो है उसके अंदर बच्चा खाली कागज के समान है, कोरा स्लेट है, कुछ नहीं है। जब वो इस दुनिया में आता है, इस वातावरण में आकर के वो अपने एक्सपीरियंस से चीजों को अंदर लेता है और सीखता है, और उसके माता पिता, अभिभावक या शिक्षक उसको सिखाते हैं। लेकिन रचनावादी उपागम जो है, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है, वो क्या कहता है कि बालक जो है वो जब इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर सारी चीजें पहले से ही विद्यमान होती हैं। जो उसके माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं, या फिर उसके टीचर होते हैं, वो सिर्फ सुगम करता होते हैं, उसको सुगम करता यानी कि फैसिलिटेटर। ये भी आपको याद रखना है कि एनसीएफ का जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि टीचर का रोल क्या होगा या उसके पेरेंट्स का रोल क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्कूल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड एनसीएफ को देख रहे हैं, तो इसमें टीचर का रोल क्या होगा बच्चों के लिए। तो टीचर जो है वो फैसिलिटेटर का, यानी कि सुविधा दाता या सुगम करता होता है बालक के लिए। यानी कि सुगम करता का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चा उसमें खुद से करके, खुद से एक्सपीरियंस लेकर के, अनुभव करके चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है, और खुद अपने अनुभव, अपने ज्ञान, उसके अंदर जो पहले से विद्यमान है उसके आधार पे उन चीजों को सीख रहा है। तो ये जो रचनावादी है उसको हम कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पे आधारित है। यानी कि रचनावादी जो है वो रोट लर्निंग, रटंत प्रणाली को बिल्कुल ही रिजेक्ट करता है कि रटंत प्रणाली बिल्कुल नहीं चलेगी। बच्चों को रटने पे बल नहीं देता, करने पे बल देता है। रोट नहीं, डूइंग, यानी कि करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग। रचनावादी जो है
क्या कहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रियल वर्ल्ड से में इन्वॉल्व करके सीखने के लिए उसको बच्चों को प्रेरित करिए। बच्चे करके सीखे, सहयोग से सीखे, पीयर लर्निंग ग्रुप में सीखे। इस तरह से बच्चा जो है जितना इन्वॉल्व होगा अपने रियल इन्वायरमेंट में, रियल सिचुएशन में, तो उस नॉलेज को वो इस तरह से सीख पाएगा ताकि वो अपनी रियल जो उसकी वास्तविक दुनिया है उसमें भी उसको अप्लाई कर सके। सिर्फ उसको रट के नहीं सीखना है। लर्निंग क्या, अधिगम क्या है? बच्चा खुद से सीख सके, उसके अंदर जो ज्ञान है वो बाहर आ सके, यानी कि बच्चे का जो मौलिक विचार है, उसका जो मौलिक ज्ञान है वो बाहर आ सके और बच्चे उस तरह से अपने ज्ञान का सृजन यानी कि फॉर्म, नॉलेज का फॉर्म कर सके, कॉन्सेप्ट का फॉर्म कर सके, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो सके, नॉलेज का फॉर्मेशन हो सके, बच्चा खुद से कर सके, खुद से सीख सके। तो चलिए एनसीईआरटी की जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताया। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ये मेन पॉइंट्स को याद रखिए, सीखिए, ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये एनसीईएफ ऐसा है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें उसके आधार पे भी बहुत सारी एनसीईएफ, पहले ऐसा था कि एक ही एनसीईएफ था जो हर लेवल के जो हमारे स्कूली व्यवस्था है उस पर चलती थी, लेकिन अभी जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है ईसीसी, उसके लिए एक अलग से बना है। तो इसीलिए आप लोगों को जो जल्दी ही नया एनसीईएफ देखने को मिलेगा, तो उस पे आधार पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हो सकता एनसीईआरटी ने ईसीसीई के लिए अर्ली चाइल्डहुड जो केयर एजुकेशन है आपका, यानी कि जो बच्चा आंगनबाड़ी में होता है या प्ले स्कूल में होता है, प्राइमरी एजुकेशन में होता है, उसके लिए एक अलग से एनसीईएफ बन करके आ गई है जो एनसीईआरटी ने तैयार कर दिया है। आप लोग एनसीईआरटी के वेबसाइट पे उसको देख सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मेन पॉइंट्स को याद रखिए, और जो आपका चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, चाहे आपका नेट का हो, चाहे सीटेट का हो, कोई भी नवोदय विद्यालय का हो या जिस भी स्कूल का हो, तो उसमें आपका एनसीईएफ तो भर भर के क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि एनसीईएफ ही ऐसा है जो आपकी स्कूली एजुकेशन सिस्टम का बेस है। यही गाइडलाइन प्रदान करता है कि स्कूल की शिक्षण व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, और प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि दूसरों जो लोग एग्जाम की इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू।